ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, बट एक बार अगर आपने इंटरनल कंट्रोल ये डिजाइन बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, इट इज द मोस्ट कंसाइज्ड वे, इट इज द मोस्ट कंसाइज्ड वे टू अंडरस्टैंड। अब बेटा एक देखो थ्योरी बनी हुई है आपके सामने, एक मैंने आपके सामने उसका क्या बना दिया, देखो ये डायग्राम टाइप ऐसे बना दिया। अब तो ये आप पढ़ोगे ना बुक में चेकलिस्ट, तो बुक में तो थ्योरी दे रखी है, मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया ग्राफिकल। तो ज्यादा इजी क्या रहता है, अब देखो इसको बनाने में टाइम तो लगा, बट अब रिवीजन करने बैठोगे तो एक बार में सब में आ जाएगा। तो ये मोस्ट कंसाइज वे है टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट गिव्स इट गिव्स बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड आई व्यू अप्रोच? फोकस एरिया, सीधा सीधा देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर वीकनेस है डायग्राम बनाने के बाद, कि इस स्टेप पे आके गड़बड़ हो जाती है बॉस। तो ये हमें अपने को एनालाइज कर सकते हैं फोकस एरिया। ये फ्लोचार्ट टेक्निक है। चार ही टेक्निक आपके सिलेबस में दे रखी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हमें रिव्यू कैसे करना चाहिए। ठीक बात है। और हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करने के क्या बेनिफिट है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें सारे के सारे रिव्यू नहीं करने होते। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू सॉरी पूरे रिस्क असेसमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, ये सब बातें। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नोट्स में। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अभी नोट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ।
सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट रिस्क, इंपॉर्टेंट मार्क करो सबसे पहले तो इस टॉपिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? इट मींस द रिस्क दैट ऑडिटर इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना है। मैंने क्या कहा, मैंने ओपिनियन दी और मैंने कहा कि मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियल नोट्स में क्या बताया था। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा है ट्रू एंड फेयर तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। उल्टा नहीं है, अगर मैंने कह दिया क्वालिफाइड या मैंने कह दिया एडवर्स तो वो ट्रू एंड फेयर भी हो सकती है, ये नहीं है। क्योंकि मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कब करता हूं और एडवर्स ओपिनियन कब देता हूं, जब मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, नहीं तो मैं ओपिनियन नहीं देता। तो समझ में क्या आया? Thus, it is a risk that auditor may fail to express an appropriate opinion in audit assignment. Audit risk is a function. What is the meaning of function? Multiply. नॉर्मली हम फंक्शन का मतलब क्या समझते हैं? एक्टिविटी, बट यहां पर फंक्शन का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ये ऑडिट रिस्क इज अ मल्टीप्लीकेशन या फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। असेसमेंट ऑफ रिस्क, हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और रिस्क मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब है ना, इस वर्ड की गांठ बांध लो बेटा, जहां जहां ये वर्ड आए इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कई जगह आने वाला है भी है, चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा, चैप्टर नंबर 4 में बहुत जगह आएगा। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इसका मतलब है ये जज कौन करेगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब सीए की बात कर रहा है, मतलब सीए डिसाइड करेगा कि भाई आपको रिस्क कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आर्बिट्रेरली जज करूंगा कि मैंने जो बोल दिया, नहीं। जहां भी ये वर्ड कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट, ये पॉइंट जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो 20% का, 30% का, 40% का कहता जी मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो आप जज करोगे। तो मतलब मैं 20% भी चूज कर लूं, कहता हाँ आप जज करोगे, बट ध्यान रखना आपकी जजमेंट के कुछ फैक्टर है जो आपके जजमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे रिस्क कितना, रिस्क अगर ज्यादा है तो सैंपल क्या होना चाहिए, ज्यादा। अमाउंट अगर मटेरियल ज्यादा है तो सैंपल क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर आपको लगता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो आपका सैंपल क्या होना चाहिए, ज्यादा। देखो दोबारा क्या लिखा हुआ है, रिस्क असेसमेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ओके। कौन से ऑडिट प्रोसीजर बेटा? रैप। रैप परफॉर्म करके हम असेस करते हैं कि रिस्क कितना नजर आ रहा है। प्रोफेशनल जजमेंट रादर देन कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कहां पर रिस्क कितना है, बट ये हमारी जजमेंट है, मेरी राय में यहां पर रिस्क कम है या मेरी राय में यहां पर रिस्क ज्यादा है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क का मतलब ये नहीं है कि मुझे ऑडिट नहीं मिली तो क्या होगा, वो बिजनेस रिस्क होता है बेटा। ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड दैट द रिस्क ऑडिटर माइट financial statement are materially misstated when they are not। उल्टा नहीं होगा। मैंने क्या कहा, अगर मैंने क्लीन ओपिनियन दे दी तो चांसेस ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी हो। बट अगर मैंने कह दिया क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, और हो सकता है वो मटेरियल मिसस्टेटेड ना हो, कहता नहीं भैया ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं रिपोर्ट जब क्वालिफाई करता हूं और एडवर्स ओपिनियन देता हूं तो उसके अंदर मेरे पास क्या होते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट। ठीक है, ये रिस्क बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है।
इसका मतलब तो ये होगा क्लियर नेग्लिजेंस होगी कि मैंने ऑडिट ही नहीं करी, मैंने कह दिया ट्रू एंड सॉरी क्वालिफाइड धक्के से लिख दिया और बाद में पता लगा कि मैंने ढंग से ऑडिट चेक नहीं कि क्लाइंट सही बोल रहा था, ये मिस स्टेटमेंट नहीं थी। इस चीज के चांसेस बहुत ही रेयर है। ये टेक्निकल फॉर्म है रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ऑडिट, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऑडिट रिस्क इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ऑडिट कि मैंने ऑडिटिंग ढंग से नहीं की। क्यों नहीं की? सर मैं भी इंसान हूं, मुझसे कोई छूट गई। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने प्लान करके किसी मिसस्टेटमेंट को हाइड किया हुआ था जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाई। इट इज नॉट अ बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट। मेरे ऊपर केस हो गया तो, मेरी एडवर्स पब्लिसिटी हो गई तो, मेरे को ऑडिट नहीं मिली तो, ये वो रिस्क नहीं है भाई। ये प्रोसेस से रिलेटेड है कि ऑडिट की प्रोसेस तुमसे गलत हो गई। ठीक है, आपने कहा इसमें दो रिस्क है, कौन कौन से रिस्क? रिस्क रिस्क है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे हो सकती है। सबसे पहले असर्शन लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असर्शन लेवल? रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट ने आपके सामने कुछ रिप्रेजेंटेशन की है, किस चीज की? ट्रांजैक्शन की। मैनेजमेंट ने कहा हमने 10 लाख का माल परचेज किया, लाख का हो ही ना, कम का हो ज्यादा का हो, मैनेजमेंट से या एम्प्लॉय से एक जीरो गलत लग गई, एक जीरो फालतू लग गई, हो सकता है। या हो सकता है उन्होंने जानबूझ के एक फेक बिल अरेंज कर रखा हो। अकाउंट बैलेंस में गलती हो सकती है। ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? अकाउंट बैलेंस। और हो सकता है उसका डिस्क्लोजर में गलती हो जाए। अगर गलती एक ट्रांजैक्शन में है, गलती सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस में है, गलती सिर्फ एक डिस्क्लोजर में है, तो इसे हम बोलते हैं असर्शन लेवल कि नॉन परसुएसिव मिसस्टेटमेंट। ये परसुएसिव नेचर की नहीं है। गलती कहां है? उस ट्रांजैक्शन में है, उस अकाउंट बैलेंस में है या उस डिस्क्लोजर में है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। बट जब गलती पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी कि ये परवेसिव होती है, परवेसिव टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रही होती है मैनी असर्शंस। एग्जांपल, आपने शेड्यूल 3 फॉलो ही नहीं किया, अब बताओ कौन सी आइटम गलत होगी? बोलो, सब कुछ ही गलत हो जाएगा। सर मैंने हमारी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो नहीं कर रही है, तो बताओ कौन सी गड़बड़ होगी? सारी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी गोइंग कंसर्न इंपैक्टेड है, आपकी गोइंग कंसर्न ही इंपैक्टेड है, तो बताओ क्या कौन सी फिगर गलत होगी? सब कुछ ही गलत हो जाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेस पे होनी चाहिए। इसका एग्जांपल, जैसे आपने एग्जांपल बताता हूं, आपने परचेज गलत दिखा दी, रॉन्ग परचेज, ऑडिटर ने नोट किया कुछ सेल ऐसी है जो रिकॉर्ड करनी रह गई, सम सेल नॉट रिकॉर्डेड। तो ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट तो नहीं कर रही ना। परचेज में गड़बड़ तो परचेज में ही आएगी, सेल में गड़बड़ तो सेल में ही आएगी। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एनटीई, एनटी बोले तो ऑडिट प्रोसीजर, मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने चाहिए, कम या ज्यादा, मुझे ये डिटरमाइन करना है, मुझे फाइनलाइज करना है। ठीक है, अब बताओ ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? बोलो, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अगर मुझे ये करनी होती है, ठीक बात है। ये जो एविडेंसेस हैं, अच्छा एक बात हो, मेरी ओपिनियन बिना एविडेंसेस के हो, मेरी ऑडिट जो मेरी ओपिनियन है वो कम एविडेंसेस के बेस पे, और एक मेरी ओपिनियन के पीछे अच्छे खासे एविडेंस है, कहां पर आपका ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा या ज्यादा है? वहां जहां पर आपके पास एविडेंस होंगे, वहां पर आपकी ओपिनियन गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या बता रहा है पॉइंट, कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करना चाहिए। पहले किस लेवल पे? असर्शन लेवल पे। सारी ट्रांजैक्शन चेक करनी चाहिए, अकाउंट बैलेंस चेक करने चाहिए, डिस्क्लोजर चेक करने चाहिए।
ठीक है। अगर यहां पर गड़बड़ नहीं है तो आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ओवरऑल ठीक है या नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क इंपॉर्टेंट, पहले वाले के पार्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क और उसके कौन से कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, इनहेरेंट रिस्क। दूसरा कंपोनेंट कंट्रोल रिस्क। और तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, आओ सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, सस्पेक्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी बेसिकली, सस्पेक्टिबिलिटी भी नहीं, ससेप्टिबिलिटी, बात एक ही है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, डाउट होना, किसी चीज का वीक होना। कि एक असर्शन जो है, असर्शन कौन कौन सी होती है, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। कि जो ट्रांजैक्शन है या जो डिस्क्लोजर है उसमें एक मिसस्टेटमेंट हो सकती है। उसमें क्या हो सकती है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है। कहता है छोटी मोटी गलती कहां नहीं मिलती, हो सकता है ये मटेरियल हो सकता है मटेरियल हो, ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। बिफोर द कंसीडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल, बिफोर द कंसीडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल। अभी हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि गलती हो सकती है और वो गलती मटेरियल हो सकती है, ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। हाँ सर आपकी बात ठीक है, हमने क्या बना रखे हैं, कंट्रोल्स बना रखे हैं, वाह बहुत बढ़िया। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है, कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कि एक मिसस्टेटमेंट हो सकती है किस चीज में, इन असर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, और वो मटेरियल हो सकती है। हाँ, ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। और हो सकता है इसको प्रिवेंट नहीं किया जा पाया हो, ये प्रिवेंट ना हो पाई हो, या इसको डिटेक्ट और करेक्ट ना किया गया हो ऑन टाइमली बेसिस बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी क्या पढ़ा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि सारी की सारी गलतियां प्रिवेंट हो जाएगी, और बाई चांस प्रिवेंट नहीं हो पाई तो हम उसको टाइमली बेसिस पे डिटेक्ट करके करेक्ट कर देंगे। बट ये सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। तो यही चीज हम कह रहे हैं। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क की कंट्रोल्ड है, एग्जिस्टिंग है, ऑपरेशन में भी है, बट एफिशिएंट नहीं है। टू स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग, फाइंडिंग और रेक्टिफाइंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सिंपल वर्ड में बता दिया। इन शॉर्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकते हैं, इनइफेक्टिव हो सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। क्लियर। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल इन प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल टू CR इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। कि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मिसस्टेटमेंट हो, है ना, हो सकता है जी, इनहेरेंट बात है, गलतियां किससे नहीं होती, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको डिटेक्ट करने में आओ। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डिटेक्शन रिस्क किसके पार्ट पे होता है, ऑडिटर के पार्ट पे। ये रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर। अब बताओ ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करता है, ताकि ऑडिट एविडेंस मिले। और ऑडिट एविडेंस क्यों लेता है, ताकि मेरी ओपिनियन सही हो। परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। अब बताओ सिंपल वर्ड, मैंने ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया, ताकि मेरी ओपिनियन गलत ना हो। पहले मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, उसके बाद मैं ओपिनियन दूंगा। ठीक बात है। रिस्क जो है, रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ऑडिट रिस्क जीरो तो नहीं हो सकता, हाँ कम हो सकता है। विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट, हो सकता है ये प्रोसीजर मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाए, एक ऐसी मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करती है और जो मटेरियल है, ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट। इन शॉर्ट
ऑडिटर मे फेल, ऑडिटर मे फेल in the detection of material misstatement. अच्छा, ऐसा क्यों? इसके दो बना दिए पार्ट, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन जो है, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाली ट्रांजेक्शन है, वो मेरे सैंपल में ही ना आई हो, इसे हम क्या बोलेंगे? सैंपलिंग रिस्क। और हो सकता है सैंपल में हो बट वो इतना केयरफुली प्लान थी कि मेरे सामने नहीं आ पाई या मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, फ्रॉड। ठीक है। सैंपलिंग रिस्क का मतलब रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल, मैंने किस बेस पर कंक्लूजन लिया? सैंपल के बेस पे। ठीक है। मे बी डिफरेंट, ये चेंज हो जाता फ्रॉम द कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्टेड टू सेम ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैं 100% ऑडिट करता तो शायद मेरा कंक्लूजन ये ना होता। ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट द सैंपल was not representative of the population from it was chosen। मतलब मेरा जो सैंपल है ना, वो पूरी पॉपुलेशन को क्या नहीं कर पा रहा है? रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट not included, not included in sample selected by auditor। ऑडिटर ने जो सैंपल सिलेक्ट किया, मटेरियल स्टेटमेंट उसमें थी नहीं, तो आपने सैंपल के बेस पे क्या कंक्लूजन ले लिया? सब कुछ सही है, जबकि जो गलती थी वो आपके सैंपल में नहीं आई। पॉइंट। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? नॉन सैंपलिंग रिस्क दैट ऑडिटर रीचेस एर्नियस कंक्लूजन। मेरी ओपिनियन क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। मेरा कंक्लूजन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैंपलिंग रिस्क। जितने भी रिस्क है ओपिनियन गलत होने के अदर देन सैंपलिंग रिस्क इज कॉल्ड नॉन सैंपलिंग रिस्क। लाइक ऑडिटर में रीच एरनियस कंक्लूजन ड्यू टू अप्लीकेशन या अप्लाई करने टू सम इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। मैंने ऑडिट प्रोसीजर गलत परफॉर्म कर दिए। इसका मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल, ऑडिटर फेल्ड इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर जो है वो फ्रॉड डिटेक्ट करने में फेल हो गया। हाँ, तो इसको आसान थोड़ी है डिटेक्ट करना। सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क के बारे में डिटेल में सैंपलिंग चैप्टर यूनिट में आएगा, चैप्टर नंबर 4 में सैंपलिंग की यूनिट है, उसमें और डिटेल में आ जाएगा। मैंने एक बार आपको एग्जांपल लिखवा दिया। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन असेसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या हुआ? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, कंबाइंड असेसमेंट। ठीक है। ये पॉइंट देखिए, इट मे बी एक्सप्रेस, ऑडिट रिस्क को हम क्वांटिटेटिव टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कितना परसेंट रिस्क लग रहा है? मुझे 30% रिस्क लग रहा है, मुझे 40% रिस्क लग रहा है, मुझे 50% रिस्क लग रहा है। ये तो होगा क्वांटिटेटिव टर्म, हालांकि बहुत कम यूज होती है। या फिर जैसे सच एज परसेंटेज, और इन नॉन क्वालिटेटिव टर्म, एग्जांपल हाई रिस्क, लो रिस्क, ये ज्यादा यूज होता है। हमने पूछा कि इनहेरेंट रिस्क कितना है? कहते 10%। हमने पूछा कंट्रोल रिस्क कितना है? 5%। कंट्रोल बड़े अच्छे इनके, मैंने चेक किया, और वो ऑपरेशन में भी है। तो कंट्रोल अभी फेल हो जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं? 5%। ठीक है। अभी परसेंटेज निकालनी। एक होता है लो रिस्क, कंट्रोल रिस्क कितना है? लो है। डिटेक्शन रिस्क कितना है? हाई है यार, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है और अमाउंट भी सबकी ज्यादा है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में गड़बड़ होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू दिवाली पे आएगा? बोला यार 99% पक्का है, आऊंगा। मैं एक तो ये बता, तू परसेंटेज कैसे निकालता है? 99% का मतलब क्या हुआ? कैसे निकालिए परसेंटेज? बोला यार मतलब पूरे पूरे चांसेस है। मैं तो बोलना हाई चांसेस है कि आऊंगा। तो अपने अपने तरीके बोलने के बेटा। ये पॉइंट सब में आ गया। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर एसए 315। एसए का नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल
मिस स्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी यानी कि क्लाइंट, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज, इस एसए के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अच्छा, मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है? ड्यू टू फ्रॉड। ये तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 से। कहां पर है गड़बड़? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, इसको हम बोलते हैं एज अ होल, और एंड असर्शन लेवल। और हो सकता है असर्शन लेवल हो। असर्शन लेवल का मतलब क्या था? ट्रांजेक्शन लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल और डिस्क्लोजर लेवल। ठीक है, तो भाई आप ये काम करोगे कैसे? मुझे आइडेंटिफाई करना है कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, एरर की वजह से या फ्रॉड की वजह से। ठीक है, कैसे करोगे? अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी मुझे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और उसके बेस पर मैं क्या करूंगा? उसके बेस पर मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करूंगा? डिजाइन करूंगा। रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। अगर आप ऐसे करके चलोगे, जो रिस्की एरिया है वहां पर ज्यादा फोकस, जो कम रिस्की एरिया है वहां पर कम फोकस, तो ये आपके ऑडिट रिस्क को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्लियर है? अब लो, ऊपर वाले पॉइंट को फिर से नोट रिपीट कर दिया। ऑडिटर का काम क्या है इस एसए के अकॉर्डिंग? प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है पहले, कहां पर क्या गड़बड़ हो सकती है। फिर आपको क्या करना है? असेस करना है उसकी प्रोबेबिलिटी को, कितने परसेंट चांसेस है कि ये रिस्क जो है ये मेटेरियलाइज हो जाएगा। और अगर ये मेटेरियलाइज हो गया तो नुकसान एक ट्रांजेक्शन का होगा, अकाउंट बैलेंस का होगा, डिस्क्लोजर का होगा, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। मतलब ये स्टेटमेंट परवेसिव नेचर की है या नॉन परवेसिव की नेचर है, इवेदर इट इज परवेसिव और नॉट। पहले तो देखो रिस्क क्या है, फिर देखो ये परवेसिव है या नहीं है। उसके बाद व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब कितना नुकसान हो सकता है, अमाउंट। हाई परसेंटेज है या लो परसेंटेज। ठीक है, तो चार चीजों में क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क, फिर क्या देखना है? नेचर, नेचर ऑफ रिस्क, कि मतलब ये परवेसिव है फिर उसके बाद क्या करना है? रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या हो जाएगा अगर ये रिस्क मेटलाइज हो गया, तो क्या हो जाएगा? नुकसान, दैट इज लॉस, लॉस अमाउंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कितने परसेंट चांसेस है कि रिस्क मेटेरियलाइज हो जाएगा। ये चार चीजें ऑडिटर को देखनी है। रिस्क क्या है, रिस्क किस नेचर का है, कितना नुकसान हो सकता है, और परसेंटेज क्या है इस रिस्क के मेटेरियलाइज होने की या ओकर होने की। ठीक है, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब रेंज होता है, कितने परसेंट चांसेस है, कितनी रेंज है कि रिस्क मेटेरियलाइज होगा, हाई, मीडियम, लो, कितनी। हो गया ये पॉइंट भी। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कैसे भाई? रैप, क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपको रैप परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, रैप में क्या क्या चीजें आती है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडिटर जो है रैप करके क्या करता है? रिस्क असेसमेंट करता है। रैप में इसको क्या क्या करना है? कौन बताएगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है? मैनेजमेंट बताएगी। मैनेजमेंट कहती है सर हमने तो इंप्लॉई अपॉइंट करके, परचेज मैनेजर से पूछो, तो ठीक है मैं इंप्लॉई से पूछ लूंगा। इंक्वायरी करना, ठीक है, एआरपी करना,
एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ये है ना, डिटेल में समझ में आएगा चैप्टर 4 में, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। एक आदमी है, उसको ये फील हो रहा है कि यार मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, कई बार अनईजी सा फील होता है। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसकी ईसीजी चेक करो, हार्ट बीट की मूवमेंट होती है, ईसीजी चेक करो या ब्लड टेस्ट करो, ठीक है, या बीपी चेक करो। कहते सर ये क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि आपके शरीर में अगर कोई भी गड़बड़ होगी ना तो इन पे इंपैक्ट जरूर आएगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, आपके वो ईसीजी चेक की, तो ईसीजी में क्या है, हार्ट बीट ऐसे 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 होनी चाहिए। डॉक्टर ने नोट किया कि कई बार आपकी है ना हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब आपका बीपी हाई है बॉस, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या जा रही है, ज्यादा जा रही है। तो ये कैसे किया उसने, एनालिसिस किया। अब एआरपी में क्या होता है, आपका टर्नओवर पिछले 5 साल में कभी भी 300 करोड़ से ज्यादा नहीं गया। इस साल आपका टर्नओवर जो ना वो 350 करोड़ चला गया। 2-1%, 5% बढ़ना आम बात होती है, 300 से 350%, लगभग 20% बढ़ गया। ये एक अबनॉर्मल उछाल है। अब हो सकता है कंपनी ने इस साल कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे हो जिसकी वजह से टर्नओवर ज्यादा हो गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है एक बिल की एंट्री गलती से 2 बार हो गई हो, कोई बिल 10 लाख का था वो गलती से 100 लाख हो गया हो सकता है ना। तो ऑडिटर उसे क्या कर लेगा, हाईलाइट कर लेगा कि यार किस बार का टर्नओवर ध्यान से चेक करना, हाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसे बोलते हैं एपी को 3 जगह परफॉर्म किया जाता है, प्लानिंग स्टेज पे, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस पे और एक रिव्यू के दौरान। ये सारा का सारा चैप्टर 4 में समझ आएगा। तो जब हम इसको प्लानिंग फेज पर यूज करते हैं तो उसे रैप कहा जाता है, एआरपी परफॉर्म्ड एज रैप। ये लाइन क्या है, ये चैप्टर नंबर 4 में ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी, ठीक बात है। और एक ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। सर एंटिटी की मैनेजमेंट तो कुछ भी बोल देगी, वो तो कहेगी हाँ हमारी यहाँ पर पॉलिसी है बहुत अच्छी है, ये है भाई, वो फॉलो, ये भी तो चेक करना है कि वाकई में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये 3 प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने रैप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ज्यादा तो यही बताएंगे, ठीक है। हालांकि आप इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, ठीक है, थ्रू इंक्वायरी ऑफ अदर्स विद इन एंटिटी। एग्जाम्पल इंप्लॉइज, अच्छा दे रखा है, लिखी रखा है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, मैनेजमेंट से, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उन्होंने बनाया है। बट कई बार मैनेजमेंट ये पावर क्या करती है, डेलीगेट कर देती है। तो मैनेजमेंट कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है सर, हमने डेलीगेट कर रखी है कंट्रोल की पावर, तो आप उससे बात कर लो, ठीक है। एआरपी 3 लेवल पे यूज हो सकती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एआरपी 3 जगह यूज होती है, एट प्लानिंग स्टेज, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, फॉर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जस्ट बिफोर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले। जब मैं एआरपी हूं प्लानिंग स्टेज पे तो इसे रैप कहा जाता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्योंकि प्लानिंग के दौरान हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो किस लिए कर रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट के लिए। एआरपी करने से हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन इंफॉर्मेशन को, एस्पेक्ट्स को, ऑफ विच ऑडिटर वाज अनअवेयर। ऑडिटर कहता है एक मिनट इनका टर्नओवर यार शार्पली बढ़ गया, इतना कैसे बढ़ गया, ठीक बात है ना। अब देखो, अब जीएसटी कम हुआ है नहीं, अब गवर्नमेंट ने कम कर दिया जीएसटी, लगभग सभी चीजों पे कम कर दिया। अब मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाती है जिसपे 18% जीएसटी था, अब कितने पे आ गया, वो 5% पे आ गया, ठीक है। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इनका जीएसटी पेबल कितना आना चाहिए इस साल, उतने ही सेल में जीएसटी कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, शार्पली कम हो जाना चाहिए। हमने देखा कि आपका जीएसटी ज्यादा कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हमने कहा मैनेजमेंट से अब इंक्वायरी करते हैं, रिस्क यहाँ पर रिस्क है कि मैनेजमेंट यहाँ पर क्या करी हो, मैनिपुलेशन करी हो, तो मैनेजमेंट से क्या करेंगे, ज्यादा ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। दोबारा, एआरपी परफॉर्म्ड एज रैप, आइडेंटिफाई एस्पेक्ट
ऑफ विच ऑडिटर वाज अनअवेयर, और ये रिस्क असेसमेंट आपकी क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन असेसिंग द रिस्क, एआरपी भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड द बेस फॉर डिजाइनिंग रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ओके, इसमें हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल एंड स्क्वायर, एक कंपनी ये दिखाती है कि हमारी सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई तो गोडाउन में एरिया भी तो बढ़ना चाहिए, माल बेचा है तो माल ज्यादा होना चाहिए, तो गोडाउन का आपके पास किराए पे था और पिछले साल वो गोडाउन पूरा भरा हुआ था जब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, तो इस साल रेंट बढ़ना चाहिए, गोडाउन का रेंट बढ़ा नहीं, नई बिल्डिंग तुमने परचेज करनी रखी, तो स्टॉक कैसे बढ़ गया भाई, और स्टॉक नहीं बढ़ा तो सेल कैसे बढ़ गई, इसका मतलब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। तो मैंने एरिया से क्या किया, ये एरिया क्या है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, सेल बढ़ रही है तो स्टॉक भी तो बढ़ेगा ना, और स्टॉक बढ़ेगा तो एरिया कहाँ है, रेंट रेंट पे लेना चाहिए था, रेंट तो नहीं आ रहा था आपका, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में तो ये आ गया, इंक्वायरी करते हैं, सपोर्ट इंक्वायरी, मैनेजमेंट से हमने इंक्वायरी की, अब मैनेजमेंट सच बोल रही है झूठ बोल रही है ये कैसे पता लगेगा, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से। क्या आप टेंडर सिस्टम फॉलो करते हो, हाँ दिखाओ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, चलो।